हाय फ्रेंड्स, जीएस बाई अल्लू सर चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपकी क्लास ये पॉलिटी की है और पॉलिटी के थ्रू हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आपका एक मौलिक अधिकार पढ़ लिया है जो समता का अधिकार कहलाता है। इस अधिकार के अंतर्गत हमने सारे अनुच्छेद बताए और जो जितने वाद हैं उन सारी चीज़ों को भी हमने क्लियर किया है। तो आप जब भी पढ़िए और कमेंट जो पूछे जाए, आपसे जो आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं आप उनका रिप्लाई देने की कोशिश कीजिए। और ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से आप उनसे पूछ भी सकते हैं। और कोशिश ये करिए कि साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। आपके लिए जो कंटेंट दिया जा रहा है वो सफिशिएंट है। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे इसके बाहर नहीं आने वाला है। आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए और आपको 1 महीने बाद आपको समझ में आएगा कि हमारी स्थिति क्या है। अगर आप सही से सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, आपको ये सारी चीजें नोट भी करनी है। आप रजिस्टर में कह रहे हैं अपने नोट्स बनाते जाइए और डेली आप इसको रिवाइज करिए। आपको कामयाबी 100% मिलेगी। बस आप तैयारी जो है एक स्ट्रेटजी रणनीति के साथ कीजिए। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने, सारी स्ट्रेटजी बनाइए, आप सक्सेस हो। तो आज हम बात करते हैं, अगला मौलिक अधिकार है आपका राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम या इसको कहेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों याद रखना है, जो अगला फंडामेंटल राइट्स आ रहा है वो राइट टू फ्रीडम है। और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं वो 19 से 22 तक को परिभाषित किया गया है। अर्थात 4 आर्टिकल इसमें रखे गए। अब इन चारों आर्टिकल के बारे में हम देखते हैं कि 19 कितने प्रकार की हम स्वतंत्रताएं देता है और कौन कौन सी स्वतंत्रताओं की देने की बात करते हैं, और इससे रिलेटेड सारे हम वाद भी देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए हमें देखना है, पूरा देखना है और नोट भी बनाने हैं। तो पहला पॉइंट करता है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत बोला गया है कि व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत कहा जाता है 19 में आपके 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। आगे भी बताएंगे कि 7वीं स्वतंत्रता कौन थी जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। तब तक आप कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए कि कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त की गया। तब तक हमें अगली स्वतंत्रताओं की बात डिस्कस करते। तो पहला बात कर रहे हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता यहाँ पे बोला गया है कि व्यक्ति वाक में स्पीच या भाषण की बात कर रहा है कि व्यक्ति को बोलने की, अपने विचार प्रस्तुत करने के हमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो पहली स्वतंत्रता क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहले सारी स्वतंत्रताएं दे देते हैं। दूसरा कह रहा है निरायुध ढंग से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। ये सारे पॉइंट आपको नोट भी करने हैं। तो दूसरी कौन सी आ रही? निरायुध ढंग से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि आप अस्त्र शस्त्र रहित होकर आप सम्मेलन कर सकते हैं, ये दूसरी स्वतंत्रता है। तीसरी स्वतंत्रता यहाँ पे बात की गई है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता कि आप संघ बना सकते हैं, बनाने की स्वतंत्रता। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। चौथा पॉइंट यहाँ पे कौन सी स्वतंत्रता है? तो कहेंगे अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने विचरने की स्वतंत्रता। और पांचवा जो बात कर रहा है, पांचवा कह रहा है भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, अर्थात यहाँ पे कह दिया गया है कि आप भारत के किसी भी कोने पर घर मकान आवास बनाकर रह सकते हैं। पहले ये आपका अपवाद था। ये कहेंगे 31 अक्टूबर 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में ये हमें अधिकार नहीं था कि वहां के लोग जो थे उनके लिए अलग से अधिकार थे। 35 से 370 के अंतर्गत विशेष पावर थे, तो ये आर्टिकल वहां फॉलो नहीं करता था, अपवाद है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद इसे लागू कर दिया गया, समाप्त हो गया ये अपवाद जो है। और छठी स्वतंत्रता इसमें जोड़ी गई है दोस्तों। छठी स्वतंत्रता जो है इसमें वो है आपकी वृत्ति उपजीविका
उपजीविका एवं जीविकोपार्जन जुटाने की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन जुटाने की स्वतंत्रता। दोस्तों ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अच्छा, जीविकोपार्जन जुटाने की स्वतंत्रता किसमें कही गई, तो कहेंगे 19 के आपका 6वां है। और 7वीं इसमें जुड़ी थी संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता तो यहाँ 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया था। यह जो 7वीं स्वतंत्रता है जिसे संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता की गई बताया गया है, ये 244वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे भाग 12 के काम में कहेंगे, भाग 12 अनुच्छेद 300 के काम में जोड़ दिया गया और इसे फंडामेंटल राइट से इसे हटा दिया। तो यहां तक क्लियर हो गई कि वर्तमान में यहाँ पे बात करें तो कितनी मौलिक कहेंगे फंडामेंटल राइट के आधार पर कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये आपको देखना है। क्वेश्चन 19 के अंतर्गत कहा जाता है कि क्वेश्चन रखा जा सकता है, अभी तक तो इस तरह क्वेश्चन नहीं बने लेकिन बन सकते हैं। पूछ दिया जाए कि अनुच्छेद 19 के अनुसार व्यक्तियों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, ये पहला ऑप्शन होगा। दूसरा, संविधान लागू होने के टाइम इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। तीसरा इसमें कहेगा कि ये आपके स्वतंत्रताएं जो है व्यक्ति की अखंडता, एकता और रक्षा के लिए हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें कह दे कि ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताएं आपकी आत्यंतिक हैं, एब्सोल्यूट हैं। आप कमेंट करके बताइए जल्दी से कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा। आपके पास 30 सेकेंड का समय है। ये 4 क्राइटेरिया हमने बताई कि ये क्या एब्सोल्यूट है। 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी जब लागू हुआ, वर्तमान 6 प्रकार की हैं। और इसकी लागू करने का उद्देश्य जब क्या इनको डिटेन किया जा सकता है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो 7वें हमने बोला चौथा ऑप्शन एब्सोल्यूट, या आप जानते इन पर किसी प्रकार का डिटेंशन नहीं, बिल्कुल है। आप कहेंगे इन पर डिटेन किया जा सकता है, इनको कहेंगे निलंबित किया जा सकता है। क्यों कहेंगे आत्यंतिक, एब्सोल्यूट नहीं है। जब बात आती है अखंडता की, जब बात आए आपकी सुरक्षा की, जब बात आए एकता की, अगर इसको प्रभावित किया जाता है, जब कोई व्यक्तियों के भाषण देने से यहाँ पे दंगे हो जाए, तो भाषण देने से एकता को प्रभावित कर रहा हो, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर 19 में दी गई स्वतंत्रताओं को निलंबित किया जा सकता है। तो दोस्तों समझ में आया कि निलंबित करने के लिए भी हमने बताया था कि आप आर्टिकल 358 पढ़ते हैं। 358 के अंतर्गत स्टार्टिंग में ही बता दिया था पहला लेक्चर में कि 358 के अंतर्गत लागू होते हैं तो 19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपकी निलंबित हो जाएंगी। दोस्तों समझ में आ रहा है, 358 के तहत इसमें दी गई सारी स्वतंत्रताएं क्या की जा सकती हैं, निलंबित की जा सकती हैं। अब जरा एक एक पॉइंट करके देखते हैं कि पहला लिखा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ पर भारतीय संविधान की एक खूबी है, कहा जाता है कि भारतीय संविधान की सुंदरता दुनिया के किसी भी संविधान में इतनी अच्छी नहीं, जितनी ये स्वतंत्रताएं देता है, जितना ये हमें फ्रीडम दे रहा है, किसी भी संविधान में ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे अगर कहा जाए कि व्यक्तियों को किस प्रकार की अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, कहा गया व्यक्ति जो आपके विचार जो प्रस्तुत कर सकता है, किसी बारे में विश्वास रख सकता है, फेथ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें जो हैं, इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति अपने विचारों को नाचकर, गाकर, बोलकर, लिखकर, कार्टून के माध्यम से, मौन रखकर भी रख सकता है। इतने प्रकार का आपको दिया गया अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को, एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए। आप बैक में जाते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक मामला निकल के आता है आपका नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का केस है। किसका नाम है, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का केस है। आज से 20 साल पुराना केस है। उस समय क्या था, नवीन जिंदल जो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता भी रह चुके हैं, इनकी फैक्ट्री पड़ती जयपुर के रास्ते जाएंगे, तो वहां पर इन्होंने क्या किया था, अपनी फैक्ट्री में एक झंडा, कहेंगे भारतीय झंडे को फहरा रखा था। जब ये देखा गया तो इन लोगों ने क्या किया, कह रहा है कि यहाँ पर कोर्ट में फैसला चला गया, इनके नाम पर FIR हो गई और कोर्ट में फैसला जब गया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि देश की प्रति अपनी देशभक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए झंडा लगाना ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। मामला याद रखना, ये किसकी स्वतंत्रता रखी गई, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। व्यक्ति झंडे के माध्यम से अपनी देशभक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका मौलिक अधिकार है। तो याद रखना, झंडा फहराना
व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसमें बात रखा गया कि ऑफिशियल ऑफिस में सरकारी कर्मचारियों सरकार भी झंडा लगा सकती है, प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति को नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, व्यक्ति अपनी एकता, अखंडता, सुरक्षा को, साथ ही देशभक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए झंडा फहरा सकता है। तो मामला समझ में आ रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बात की गई। इसके बाद एक मामला और आपको मिलेगा, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। अब ये सारे पॉइंट हम नोट करेंगे। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का मामला है, भारत संघ। यहां पर क्या हुआ कि मामला ये कब जाता है, ये मामला 12 अक्टूबर 2005 की बात है। एक एक्ट आता, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन बोला गया था, आरटीआई बोलते, ये 12 अक्टूबर 2005 को आता है और आरटीआई के तहत इसको पूछा गया मामला है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि आरटीआई जो है, सूचना का जो अधिकार है, वो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इनहेरिटेंस है। इसके बिना व्यक्ति अपने विचारों को नहीं प्रस्तुत कर सकता। मतलब अगर हमें किसी के बारे में बोलना है, हमें सरकार के खिलाफ बोलना है, सरकार के पक्ष में बोलना है, या अपने फ्रेंड के बारे में बोलना है, तो उसके बारे में बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें जानकारी चाहिए। जब जानकारी होगी तभी तो हम अपने विचार किसी के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। जब हमें किसी के बारे में जानकारी नहीं होगी तो विचार कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे? तो यहाँ पर आरटीआई के तहत क्या बोला गया कि आपका सूचना का अधिकार है, इसके तहत ये व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है, कहेंगे ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इसे इनहेरिटेंस माना गया। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो थंब कीजिए। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और जब संविधान लागू हुआ तो कितनी थी फ्रीडम? 7 प्रकार की थी। तो सातों आपके सामने हमने लिख दी और इसे 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 78 द्वारा इसे संविधान से अलग कर दिया गया। आपको 2 मामले रिलेट करके पढ़ना है, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ और आपका एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। दोस्तों आपको याद रखना है कि ये एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ ये किससे जोड़ा गया? सूचना के अधिकार से जोड़ा गया। और व्यक्ति के बारे में बताइए, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई कि नाच कर, बोलकर, विश्वास करके, विश्वास, सुरक्षा, ये और किस में वर्णित किया गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फंडामेंटल स्वतंत्रता के अधिकार के अलावा संविधान में और कम वर्णित की गई है? कमेंट करके बताएं जल्दी से, 30 सेकेंड का समय है, आप जल्दी से बोलिए। जो नए बच्चे सेशन में जुड़े हैं, जो नए स्टूडेंट या दोस्त हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और प्लीज शेयर कर दिया करें। जल्दी से बताएं कि और किसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया है? गुड, और बोलिए आगे, और बताएं। बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने किसकी बताई? प्रस्तावना में भी इसका वर्णन किया गया। गुड। तो ऐसे लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 और 21 की रूपरेखा देखें तो 20-21 आर्टिकल आपके कैसे, हमने कहा था कि 359 के तहत सारे मौलिक अधिकार जो है निलंबित हो सकते हैं, डिटेन किए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर सस्टेन तो किए जाएंगे, निलंबित कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों 20-21 को छोड़कर अब 20-21 में ऐसा क्या दिया, क्यों आए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 20-21 के बारे में बताया गया है कि यहां कहता है कि किसी व्यक्ति को तब तक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक वह किसी विधि का उल्लंघन नहीं करता है, किसी विधि का उल्लंघन नहीं करता है। दोस्तों याद रखना, 20 किसकी बात कर रहा है? 20 कह रहा है कि किसी व्यक्ति को, तब तक आप दोषी अपराधी नहीं है तो जुर्माना नहीं लगा सकते जब तक वह किसी विधि का उल्लंघन नहीं करता है। अर्थात आपने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया तब तक आप अपराधी नहीं है, तब तक आपको अभियोजित भी नहीं किया जाएगा, दंडित भी नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। कानून का उल्लंघन का मतलब क्या है कि अब मान लो आपके दिमाग में बुरा बात चल रहा है, आप रोड पे जा रहे हो, लगता कि नहीं यार इस दुकान वाले से छिड़ा हो, तुमने उठाया पत्थर उसके सर पे दे मारा, तो आपने कहीं ना कहीं विधि का उल्लंघन किया। अब इस पत्थर मारने के विरोध में, पत्थर के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है तभी आपको दंडित किया जाएगा।
तो यहाँ तक चीज समझ में आ रहा है कि व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा जब तक वह किसी विधि का उल्लंघन नहीं करता है। ये 20 का पहला कौन सी धारा है? पहली। 20 की दूसरी धारा क्या कहती है कि व्यक्ति को एक अपराध के लिए, आपको याद रखना है, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक अपराध किया है तो आपको एक बार ही दंडित किया जाएगा। मतलब समझ रहे, अगर वही अपराध दोबारा करते तो आप दोबारा दंडित किए जाएगा। अब ये कतई अंदाजा ना लगाना कि सर बोल रहे थे कि जीएस भाई अनुसर जो बोले थे कि आप अपराध कर दें, अपराध करने के बाद एक बार सजा भोग लिए उसके बाद कुछ भी करते हैं, नहीं। आपने एक अपराध किया है, आपने किसी की पॉकेट मारी है या कुछ किया है, तो उसी केस के लिए आपको गिरफ्तार किया जाएगा। और उसके बाद अगर आप सजा भोग चुके तो वो पुराने केस के लिए आपको दंडित अभियोजित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। और इसके लिए और वर्तमान जो विधि होगी उसी के अनुसार आपको अभियोजित एवं दंडित किया जाएगा। वर्तमान विधि की बात क्या करते हैं? वर्तमान विधि का मतलब है कि जैसे अगर कहें अभी देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अभी क्या कहा था कि जो जघन्य अपराध करते हैं, रेप जैसी कांड कर रहे हैं, उनको भी, नाबालिगों को भी फांसी देने का प्रावधान कर दिया है। अगर 2017 के पहले कोई व्यक्ति ऐसा कांड करता है तो उसे 2017 और ये नियम लाया गया 2018 में, तो कहा जाता है कि अगर उसने 2017 के टाइम पे वो कांड किया है और सजा का प्रावधान 2018 को किया गया तो उस व्यक्ति को उस नियम के अनुसार उसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। उस समय जो नियम है उसी के आधार पर उसे फांसी दी जाएगी। तो जो वर्तमान विधि लागू होगी, कानून लागू होगी, उसी के आधार पर उसे दंडित एवं अभियोजित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है, 20 का तीसरा कहता है कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। याद रखना कि आपने देखा कि पुलिस क्या करती है, आपको रिमांड में लेती है, आपको टॉर्चर करती है, शारीरिक या मानसिक रूप से आपको टॉर्चर कर रही है। उस दबाव में आकर आप स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, फला केस हमने किया, ये जुर्म हमने किया, आप यहां से स्वीकार कर लेते हैं पुलिस के दबाव में। आप चाहें तो कोर्ट के सामने जब जा सकते हैं तो आप बोल सकते हैं, माय लॉर्ड, न्यायाधीश जी के सामने बोल सकते हैं कि नहीं, इन पुलिस के दबाव की वजह से मैंने ऐसा स्वीकार किया। और वहां कहेंगे ये जो पुलिस के द्वारा स्वीकार की गई आपकी बात है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यह सीधा बोल रहा है कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बहुत सारे केस देखते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होता है, इनको भी डिटेन किया गया कि किसी पब्लिक पर नहीं, किसी आम पर्सन के लिए नहीं, कोई विशेष कारण हो तभी इन लोगों पर ऐसा केस लाया जा सकता है, तभी इन पर ऐसे टेस्ट कराए जा सकते हैं। तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। जरा हम बैक चलते हैं और बैक में आप याद कीजिए 21 मई 1991, एक डेट याद कीजिए, मई 1991 की डेट है। आप सीरियस तैयारी करते हैं, आपको पता होगा 1991 को क्या होता है कि हमारे राजीव गांधी जी की हत्या की जाती है। राजीव गांधी जी की हत्या की गई 1991 में। कहा जाता है लिट्टे समर्थक जो है वो राजीव गांधी के बम से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जो 8-10 लोग गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने के बाद कहा जाता है मद्रास ट्रायल कोर्ट में उन्हें फांसी की सजा दी गई। जब फांसी की सजा दी गई तो कहा जाता है कि फांसी के साथ सजा 91 का केस 95 में सजा आती है, तो उनके वकील के द्वारा ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले को 2004 में क्या कह दी है कि फांसी की सजा बरकरार रहेगी। अच्छे से समझ लो, फांसी की सजा बरकरार रहेगी। जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इन्हें मृत्युदंड दिया जाता है तो इनके द्वारा मर्सी पिटीशन दी जाती है। किसके पास पिटीशन भेजी जाती है? हमारे राष्ट्रपति के पास। आपको पता होगा आर्टिकल 72 के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, जब राष्ट्रपति पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा, एक डाउट के लिए दिए जाएंगे। आर्टिकल 72 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की सजाएं माफ करने का अधिकार है। एक हमने बताया मृत्युदंड, राष्ट्रपति चाहे तो मृत्युदंड को माफ कर सकता है। लेकिन अब ऐसे आप जब पढ़ेंगे राष्ट्रपति तो उसको बताया जाएगा कि राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं है, कहीं न कहीं उसके पीछे मंत्रिमंडल होगा, उसकी सलाह से ही काम करेगा। तो आर्टिकल को ये पावर मिला है राष्ट्रपति को 72 के अंतर्गत।
तो यहाँ पर क्या होता है, 2004 में मामला जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति ने फैसले को 2007 में दिया। ये 4 साल लगा दिए इस पर फैसला देने में कि फांसी की सजा बरकरार रहेगी। मामला समझ रहे हो, ट्रायल कोर्ट में चला, ट्रायल कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सजा बरकरार रखता है। उसके बाद मामला कहां पहुंचा, आपका मामला राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति भी क्या बोलते हैं कि फांसी की सजा दी जाएगी। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, समझ लीजिए। जब फांसी की सजा दी जाएगी तो कहा जाता है कि तुरंत मद्रास हाई कोर्ट ने उन लोगों की फांसी को रोक दिया, जिन व्यक्तियों को फांसी नहीं दी जाएगी। अब मामला ऐसा क्यों हो गया कि यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट की फांसी, हाई कोर्ट ने आप फांसी रोक दी। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर कोर्ट का तर्क रखा गया वकील के द्वारा कि इन व्यक्तियों को दोहरी सजा होगी। आर्टिकल 20 का जो दूसरा बता रहे हैं उससे रिलेटेड है कि इन व्यक्तियों को दोहरी सजा होगी। कैसी दोहरी सजा, कि भाई फांसी की सजा दी गई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, राष्ट्रपति ने इस फैसले में 4 साल लगा दिए कि इन व्यक्तियों को फांसी की सजा बरकरार रखनी चाहिए। इन व्यक्तियों ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली है, ये एक सजा है। पहली बात तो 20 साल सजा काट ली। दूसरी चीज, इस मानसिक प्रताड़ना में रहे कि हमें फांसी होगी कि नहीं होगी, ये जेली। इस वजह से कहा जाता है कि 2 सजा हो जाने के कारण यहाँ पे सजा को क्या कर दिया गया, यहाँ पे मृत्युदंड को रोक दिया गया। तो कहा गया है एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार से अधिक अभियोजित में दंडित नहीं किया जाएगा, एक बार ही दंडित किया जाएगा। मामला समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके आपने संजय दत्त को देखा होगा। संजय दत्त क्या होता है, हथियार बंद के अंतर्गत पकड़े जाते हैं, 3 साल जेल में रहते हैं। उसके बाद कोर्ट के द्वारा सजा दी जाती है 6 साल की, 6 वर्ष की सजा दी जाती है और 3 साल ये जेल में रहे तो कहा जाता है कि 6 साल की, इसका मतलब वो 9 वर्ष जेल में रहे, 9 साल तक रहेंगे जेल में। लेकिन कहा जाता है कि 3 साल ये और 3 साल ये, तो कितने वर्ष की सजा पूरी करेंगे, 3 वर्ष की। अगर वो 6 करे तो ये दोहरी सजा हो गई। और हमारा संविधान कहते हैं किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, तो थंब कीजिए। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि अपराध क्या है। अब अपराध किसे बोलेंगे, तो यहाँ अपराध के लिए कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के तहत कहेंगे 511 धाराएं हैं। कितनी धाराएं, 511 धाराएं हैं। और 511 में बताया गया अपराध क्या है। आप समझो अच्छे से, अपराध क्या है, अपराध हम किसे कहेंगे। अपराध के लिए पहली कंडीशन बनाई गई आशय, आशय या इंटेंशन। आशय क्या आता है, का मतलब जैसे हमें किसी व्यक्ति से किसी प्रकार की खुन्नस है, किसी प्रकार का विवाद है या किसी प्रकार का उससे मुझसे जलन है, तो मेरे माइंड में उसके प्रति कोई ना कोई स्कीम चल रही हो, स्कीम चलती है कि हमें ये करना है, वो करना है। अब इस स्कीम को जब चल रही होती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, आप तैयारी करेंगे। अपराध देख लीजिए, आप किसी चीज को कांड करने जा रहे हैं, कोई आपको विधि का उल्लंघन करना है, तो आप उसकी पहले क्या करते हैं, आपके दिमाग में उसका आशय आता है। आशय आने के बाद क्या होता है, आशय आने के बाद आप उसकी तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद क्या होता है कि यहां तक देखा जाए ये 2 कंडीशन हो गई, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आया। अच्छे से दोस्तों समझ लो, अपराध की 4 श्रेणी बताई कि अगर आपके दिमाग में आशय चल रहा है कि हमें ऐसा करना है और उसके लिए आपने तैयारी कर रहे हैं, अपराध की श्रेणी में नहीं है। अब अपराध की श्रेणी के बाद आने का क्या तीसरा पॉइंट है, प्रयत्न। किसकी बात कर रहे हैं कि अपराध का करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न करने के लिए अगर किसी के यहाँ चोरी करनी है तो आप क्या लाएंगे, सीढ़ी लाएंगे, जाके रस्सी लेके आएंगे, कटर लेके आएंगे, जो भी इसमें यूज होती है सारी चीजें विधि ला रहे हैं। तो ये आप जो चीजें ला रहे हैं कहीं ना कहीं ये तीसरा पॉइंट आपको अपराध की श्रेणी में लाए। आपने प्रयत्न किया, अगर आप पकड़े गए तो आपने क्या कर दिया, अपराध किया। और अपराध क्या हो गया, अपराध आपका पूर्ण हो गया। ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया। और इसे किस में रख दिया गया, अपराध की श्रेणी। सॉरी, तो यहां तक चीज समझ में आ रही है। आशय और तैयारी कर रहे हैं तब तक अपराध नहीं माना गया। जैसे आप प्रयत्न करते हैं, अब उसके लिए सामग्री जुटाना शुरू करते हैं। सामग्री जुटाने के बाद आप प्रयत्न करते हैं, आप अपराध की श्रेणी में आ गए और अपराध किया। और इसी के धारा 311 के अंतर्गत अपराध के लिए सजा का भी प्रावधान किया। मृत्युदंड दिया जा सकता, कठोर कारावास दिया जा सकता, साधारण कारावास दिया जा सकता, जुर्माना दिया जा सकता। तो ये आपकी आईपीसी धारा 311 बताया गया। तो ये 511 धाराओं में आपके अपराध को भी परिभाषित किया गया। दोस्तों समझ में आ रहा है तो थंब कीजिए। ये आर्टिकल 20 था, तो 19 और 20 की बात कर ली। अब बात करते हैं आर्टिकल 21।
आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दोस्तों अच्छे से नोट कर लेंगे, किसकी बात कर रहा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता किसमें बात की गई है? आर्टिकल 21 कह रहा है प्राण का मतलब यहां पे लगाया गया जीने का अधिकार। किससे अर्थ लगाया गया? जीने का अधिकार से लगाया गया। दोस्तों किससे अंतर लगाया जा रहा है? जीने का अधिकार से लगाया जा रहा है कि यहां पर प्राण जीने का अधिकार क्या है? व्यक्ति को बताएगा प्राण का मतलब जीने का अधिकार, तो यहां जीने का भी अधिकार से अंतर बताएगा। और दैहिक का मतलब शरीर से जुड़ी हुई सारी स्वतंत्रता है। आपको अच्छे से याद करना है कि प्राण दैहिक का मतलब, प्राण का मतलब जीने का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता शरीर से जुड़ी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सारी स्वतंत्रताएं उसे दी है। आर्टिकल 21 बता रहा है आपके संविधान में अगर मौलिक अधिकारों से आता है सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, तो यहां पर प्राण से जीने, लेकिन यहां पर कहा जाता है कि कैसा जीने का अधिकार। ये सारे पॉइंट आप नोट करते जाएंगे कि कैसा जीने का अधिकार। तो यहां पर कहा जाता है कि जीने का अधिकार का मतलब हमें गौरवमय, गरिमामय जीने का अधिकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गरिमामय जीने का अधिकार होना चाहिए। गरिमामय जीने का अधिकार, याद रखना, गरिमामय जीने का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या बोला गया कि व्यक्ति को किसी के दबाव में, किसी के मानसिक तनाव में या किसी के प्रेशर में रहने की जरूरत नहीं। वो जहां भी रहे वो एक गरिमामय जीवन फील करे। जीने का मतलब ये नहीं किसी दबाव में रह रहा, जीवन तो जी रहा है। यहाँ पर कहा गया है ये उसका राइट टू फ्रीडम है कि गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। अब आगे बात करते हैं कि ये जो आपका अधिकार है ये भारतीयों के अलावा विदेशियों की भी प्राप्त है। दूसरा कह रहा है, एक मामला है आपने देखा होगा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ। दोस्तों ये जरूर याद रखना है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला है आपका 1978 का। मेनका गांधी की बात करें तो यहां पर क्या हुआ था कि इमरजेंसी लग चुकी थी। इंदिरा गांधी सरकार क्या करते हैं, इनके पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लेती है और जब्त करने के बाद कहा जाता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला देता है कि पासपोर्ट जो उनका जब्त किया गया है, व्यक्ति की ये स्वतंत्रता है उसे विदेश जाने। तो इसके अंतर्गत मेनका गांधी बनाम भारत संघ के द्वारा क्या जोड़ा गया? विदेश जाने की स्वतंत्रता। विदेश जाने की स्वतंत्रता ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। किसी दिन समय मिलता है तो इस पर चर्चा करेंगे। कहा जाता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के द्वारा अपनी 1976 में जो गलतियां हुई थी, जो कलंक लग गया सुप्रीम कोर्ट, उसको दूर करने की कोशिश की है। हैबियस कॉर्पस जो आता है उसको परिभाषित किया गया। तो कहीं ना कहीं इस केस में कहा जाता मेनका गांधी को केवल यह अधिकार मिला था और सारी चीजें थी जो डिटेन कर दी गई थी। मेनका गांधी हारी, लेकिन इस केस से दुनिया जीती। कहा जाता है इंडिया जीती। इसमें किसी दिन डिटेल से बात की जाएगी, एक टॉपिक लेके आएंगे इस तरह का। तो यहां पर विदेश जाने का अधिकार, स्वतंत्रता क्या दिया गया? विदेश जाने का अधिकार दिया गया कि कहा गया व्यक्ति की ये जीने के अधिकार से संबंधित है। अगले मामला आता है यहां पर एमसी गुप्ता बनाम भारत संघ। यहां पे इसको हटा दे रहे, आप नोट करते जाएंगे कि यहां पर अगला बोला एमसी गुप्ता बनाम भारत संघ। भारत संघ दोस्त नोट कर लेंगे सब। एमसी गुप्ता बनाम भारत संघ की बात करें, ये आपके कहेंगे जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े वकील हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकील है। इनके द्वारा पिटीशन लगती रहती है पर्यावरण से रिलेटेड। पर्यावरण से रिलेटेड इनके द्वारा हजारों पिटीशन आपके सुप्रीम कोर्ट में लगी है, सैकड़ों पिटीशन ये लगाते रहे। इन्होंने कहा कि लोगों को कैसा जीवन, गरिमामय जीवन जीने की बात करते हैं आप, प्रदूषण है, पर्यावरण स्वच्छ नहीं है, तो ये कैसा गौरवमय जीना हो गया, कैसे गरिमामय जीवन जीने के बाद। तो ये इसके द्वारा कहा गया कि व्यक्ति को भोजन एवं आश्रय पाने का अधिकार। नोट कर लेंगे, भोजन एवं आश्रय पाने का अधिकार। इसके अंतर्गत कह दिया गया यदि किसी व्यक्ति की भूख से मृत्यु होती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, याद रखना। तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, भोजन एवं आश्रय, घर मकान पाने का अधिकार। तो ये इसके अंतर्गत रखा गया, एमसी गुप्ता बनाम भारत संघ के अंतर्गत रखा गया। व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है, भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। आगे केस आता है यहाँ पे, अगला केस है
नंद बनाम भारत संघ, भारत संघ। अब परमानंद बनाम भारत संघ की बात करें तो परमानंद भारत संघ की बात करें, मामला कहा जाता है कि एक ऑफिस में क्लर्क थे, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय थे, सुबह अपना लमरेटा स्कूटर लेके निकले, ऑफिस जाने के लिए जा रहे थे। कहा जाता है रास्ते में ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। जब टक्कर मार दी तो इनका दुर्घटना हुई। दुर्घटना होने के दौरान क्या होता है कि जब ये घायल हो गए तो वहां पुलिस आती है और पुलिस क्या करती है, परमानंद जी को अस्पताल ले जाने की बजाय पुलिस थाने ले गई। जब पुलिस अपने थाने ले गई और वहां पे कागजी कार्रवाई की कि किससे टक्कर हुई, कब हुई, कैसे हुई, पूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद उसे हॉस्पिटल ले गए। तो जब हॉस्पिटल ले गई तो कहा जाता है रास्ते में ही परमानंद परम धाम को प्राप्त हो गए। जब परम धाम को सिधार गए तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया गया उनके परिवार द्वारा। जब केस हुआ तो केस को परमानंद बनाम भारत संघ के द्वारा जाना जाता है। इसके द्वारा परमानंद के वकील ने अपना तर्क रखा कि यदि परमानंद जी को पुलिस थाने ले जाने की बजाय अगर इन्हें अस्पताल हॉस्पिटल पहुंचाया जाता समय पर, तो आज हमारे बीच परमानंद होते, वो परम धाम को ना प्राप्त हुए होते। तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति का प्राथमिक उपचार पाने का व्यक्ति का मौलिक अधिकार होगा। तो इसके अंतर्गत क्या गया, प्राथमिक उपचार पाने का अधिकार, तो दोस्तों आप दिमाग में डाल लें, अगर किसी की दुर्घटना हो रही है, कोई ऐसा केस देखते हैं, तो आप वीडियो बनाने की बजाय, आप सेल्फी लेने की बजाय उसको अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य करें। कुछ मानवता अपने अंदर रखिए, मानव भावना के अंतर्गत, मानव के धर्म के अंतर्गत उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाइए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा भी कि अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल उस व्यक्ति से पहुंचा रहा है तो उसे किसी प्रकार की पूछताछ कार्रवाई नहीं की जाएगी और अलग से उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो ये मामले आप समझो किसके अंतर्गत कह दिया गया, परमानंद बनाम भारत संघ के अंतर्गत कह दिया गया। तो 3 मामले बता दिए। अगला मामला आता है, अगला मामला यहाँ फिर आ गया आपका, यहाँ पे कहा जाता है मोहिनी जैन बनाम भारत सिंह, मोहिनी जैन बनाम भारत संघ। अब इसमें ऐसा क्या बोल दिया गया, मोहिनी जैन बनाम भारत संघ में कहा जाता है, इस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया, मोहिनी जैन बनाम भारत संघ के अंतर्गत कहा गया कि जो व्यक्ति है उसे प्राथमिक शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार, प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, याद रखना क्या दिया गया, प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया। इसके अंतर्गत इसके लिए क्या हुआ कि आपने पढ़ा होगा डीपीएसपी, नहीं पढ़े तो आगे पढ़ाए जाएंगे, नहीं दे सकता। आर्टिकल आप 45 पढ़ते हैं तो 45 में लिखा गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। इसके लिए कहा गया कि 10 साल में सरकार, केंद्र या राज्य सरकार नियम बनाकर व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था की 10 साल निकाले। कौन नेता ऐसा करना चाहता? नेता तो चाहते हैं जैसी दुनिया चल रही चलती रहे और सोचने समझने की इनकी क्षमता डेवलप ना हो। अगर ये सीख लिख गए, पढ़ लिख गए तो हमारी सुनेगा कौन? 10 साल गुजर गए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई और फटकार लगाने के बाद कहा जाता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया। याद रखना 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया और इसमें लिख दिया गया 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को प्राथमिक एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। याद रखना सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाए जाने के बाद इसको जोड़ा गया और इसमें एक धारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत जो 6 वर्ष तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा, इसको जोड़कर 51 के काम में 11वीं धारा जोड़ दी गई, लिख दिया कि 6 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावक का भी कर्तव्य होगा कि उसे प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। तो क्या इसका 21 के का के अंतर्गत इसे जोड़ा गया, किसके अंतर्गत जोड़ा गया, 21 के का के अंतर्गत जोड़ा गया मोहिनी जैन बनाम भारत संघ के बालक का, बच्चे का प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध पाना उसका मौलिक अधिकार। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21 का ए जोड़ा गया, जहां पे ए बी सी आपको कैपिटल लेटर से लिखा मिल जाए फ्रेंड, तो आप समझ लेना ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में संशोधन करके जोड़ा गया। दोस्तों यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे, इतने बाद हो गए। अब इसके अंतर्गत देखो कौन कौन से अधिकार आते हैं। इसी के अंतर्गत कहा गया कि आपके भोजन आश्रय हो गया सार्वजनिक स्थल पर। अगला क्या जोड़ा गया, सब एक पॉइंट नोट करेंगे, सार्वजनिक स्थल पर
फांसी देने के खिलाफ अधिकार, कि आपको पब्लिक ऑफेंस नहीं दिया जाएगा, पब्लिक के बीच दंड देने का प्रावधान नहीं, इसके खिलाफ आपको अधिकार है। कि आपको फांसी दे रहे हैं, उसके वीडियो बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, इस पर रोक लगाई गई। अगला दिया गया है यहां से जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है, चुनने का अधिकार है। जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार। अगला इसमें क्या जोड़ा गया, निद्रा का अधिकार, निद्रा का अधिकार। दोस्तों सोने का भी अधिकार है, निद्रा का अधिकार। मतलब आपने मामला 2013 का देखा होगा, बाबा रामदेव पतंजलि सुने हैं ना, उसके अंतर्गत क्या था, बाबा रामदेव काला धन के खिलाफ बड़ा भाषणबाजी कर रहे थे कि काला धन वापस आना चाहिए, काला धन वापस आना चाहिए। अनशन पे बैठ गए कांग्रेस की सरकार। रात 12 बजे कांग्रेस क्या करती है, पुलिस कार्रवाई करती है, और पुलिस कार्रवाई के दौरान भगदड़ मचती है और कहा जाता है बाबा रामदेव को सलवार कुर्ता पहन के भागे थे, जो गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है बाबा रामदेव तो कांड कर रहे थे, ठीक है, लेकिन पब्लिक केस में कौन सा दोस्त था जो उन्होंने नींद खराब की। इसलिए यहाँ पे जोड़ दिया गया कि सोने का अधिकार भी क्या है, मौलिक अधिकार। दोस्तों ये अपने घर पे फॉलो ना करना कि वो अनुसर कह रहे थे कि सोने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार और सोते रहो, तो सुबह पता नहीं क्या क्या पड़ेगा। जो घर में पिताजी को समझाओ, माता जी को समझाओ, तो बहुत कुछ आपको झेलना पड़ जाएगा इस मौलिक अधिकार के शक्ति में। याद रखना निद्रा का अधिकार। तो यहाँ पे जोड़ दिया गया, आपने देखा कोई पुलिस जाती है रात में, कोई फलाने जगो ऐसा करो, कहाँ है फलाने, तो फलाने की तुम्हें कौन सी गलती है, क्योंकि जबकि तुम्हें रास्ता दिखाएंगे उसको पकड़ो। इन सब चीजों को, ये आपका फंडामेंटल राइट है, हम अच्छे से जानो उसको कौन कौन से अधिकार दिए गए, ये आपका निद्रा का अधिकार दिया। इसी के अंतर्गत क्या दिया गया, इच्छा मृत्यु पाने का अधिकार, मरने का अधिकार। दोस्तों इस सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मरने का अधिकार। मरने का अधिकार मतलब इच्छा मृत्यु का अधिकार। आप देखते हैं वैकेंसी आई, लड़कों की मांगे पूरी नहीं हुई, हम लोगों की मांगे नहीं, आप एक आध पहुंच जाते हैं। इच्छा मृत्यु का अधिकार, मरने का अधिकार क्या आप कभी मिला आपको, नहीं मिला। और ये जो इस तरह की बात करते हैं कि मरने का अधिकार, मुझे सरासर गलत लगता। आप लड़िए, आप अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए, लेकिन इतना बड़ा कदम मत उठाएं कि हम मर जाएं। लाइफ यहाँ खत्म नहीं होती है, लाइफ शुरू होती है। संघर्ष आपकी ये हिम्मत बताते हैं कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। आप जितना बड़ा लक्ष्य चुनेंगे उतना ज्यादा संघर्ष होगा, और सफलता जब मिलेगी तो उतना ही ज्यादा आपको आनंद आएगा। तो यह मरने का अधिकार का मामला क्या है, आपने कुछ साल पहले आपने पेपर में पढ़ा होगा, अरुणा सांग बनाम भारत संघ का केस है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में एक नर्स लड़की है, जॉब करती थी हॉस्पिटल में, वहां उसके साथी कर्मचारी ने उसके साथ रेप किया। रेप करने के साथ उसे इतनी ज्यादा क्षति हुई कि वो लड़की कोमा में चली गई। कोमा में चली जाने से आज 34 साल हुए कोमा में। तो कहा जाता है उसके वकील के द्वारा ये तर्क रखा गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उसे मरने का अधिकार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहली बार इसको संज्ञान में लिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीने की कोई चांसेस नहीं है, 4 से अधिक डॉक्टर इस चीज को प्रूव करके दे देते हैं कि इस व्यक्ति के बचने के ना के बराबर चांसेस है, 1% भी चांसेस नहीं है, उस व्यक्ति को मरने का अधिकार है। दोस्तों समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो थंब जरूर कीजिए, और शेयर को जो पहली बार जुड़े वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। तो यहां तक हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा, 21 हो गया। और इसी के अंतर्गत एक और जोड़ा गया, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। क्या जोड़ा गया दोस्तों, निजता का अधिकार। इसी के अंतर्गत निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। किसी व्यक्ति के निजी जिंदगी में हमें हस्तक्षेप करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, कि वो किससे बात करता है, क्या चैटिंग करता है, कैसे बहुत सारे खुराफ आती है, देखा करते हैं फलाने ने क्या कर दिया, ला उसकी ताक झाक करे, ये उसका पर्सनल मैटर है, उसमें ताक झाक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आर्टिकल 21 समझ में आया? अगर 21 समझ में आया तो थंब जरूर कीजिए, थंब कीजिए 21। अब यहां पर कोई ऐसा अधिकार आपसे पूछ दिया जाए जो आपने नहीं सुना है, आपने नहीं सुन रखा है, तो दोस्तों आप 21 ही टिक मार के आना, 100% सही निकलेगा।
यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं 22। अगला मौलिक अधिकार आपका कौन सा अगला आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत 22 की बात करें तो 22 में किसे परिभाषित किया गया है? कहा गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोधक कानून, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोधक या कहेंगे नजरबंदी अधिकार। इसके अंतर्गत क्या रखा गया है आप समझो। आर्टिकल 22 का पहला कहता है, 22 का पहला कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, समझ लो सही, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी के कारण से तुरंत अवगत कराना होगा। आप मूवी वगैरह देखते होंगे, जैसे पुलिस वाला हीरो हीरोइन के सामने जाता, आपको गिरफ्तार किया जाता है, हाथ खड़ी दिखाएगा, वो तुरंत ऑन स्पॉट पूछता है कि आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार करने आए, हमने क्या किया, तो आपको बताता कि फला केस में फला जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये आपका मौलिक अधिकार है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी के कारण से तुरंत अवगत कराना होगा और उसे लीगल एक्सपर्ट या कहेंगे विधि व्यवसाय से परामर्श लेने का भी अधिकार होगा। समझ में आ रहा है? लीगल एक्सपर्ट अपने विधि व्यवसाय से परामर्श लेने का भी अधिकार होगा। किसमें बताया गया? 22 के पहले। 22 का दूसरा किसकी बात करता है? 22 का दूसरा कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर ही अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। याद रखना, किसी को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराना होगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? 24 घंटे के अंदर ही अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना होगा। आप देसी भाषा में उसे आप क्या बोलते हैं? चालान बोलते हैं। कहते हैं उसको छुड़ा लो, चालान हो जाएगा, आप परेशान होते हो। तो ये वही क्या है? रिट है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा आप जेल में आप नजरबंद नहीं कर सकते, उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत ही करना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो 22 का पहला और दूसरा है, ये 22 के तीसरे में बताया गया कि ये उन लोगों पर लागू नहीं होता है जो राजद्रोह या देशद्रोह के केस में लिप्त हो, द्रोह के केस में लिप्त हो। दोस्तों अच्छे से समझ लो, राजद्रोह या देशद्रोह के केस में लिप्त उन पर लागू नहीं होता है। आपने शायद सुना हो, इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1971 में एक एक्ट लाया जाता है जिसे वीसा बोला, इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाप्त किया गया। अभी हम देता है हैबियस कॉर्पस 2021, जिसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कलंक लगा, एक दिन बात जरूर करेंगे हम। वीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बोला जाता, ये शुरू हुआ 1971 और 78 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद कहा जाता है, इसके बाद वीसा के बाद क्या आ गया? एनएसए। एनएसए तो अभी भी है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और राष्ट्रपा क्या लाया गया? और राष्ट्रपा लाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाया गया 1987 में। इसके बाद आपने देखा होगा टाटा लाया गया, संजय दत्त पर टाटा लगाया गया। टाटा के बाद कहा जाता है इंदिरा गांधी आपकी अटल बिहारी की सरकार थी तो कोटा लाया गया, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ठीक है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट। ये जो लाए गए इन्हें 2004 में समाप्त कर दिया गया। कहा जाता है कि ये लागू किए गए, योग शुरू हो गया। मायावती जी की सरकार थी, राजा भैया पर लगा दिया। आप पे टाटा कहेंगे कोटा लगा दिया गया, वरुण गांधी के ऊपर वीसा लगा दिया गया। तो ये जो अधिनियम है इनका दुरुपयोग किया गया, ये उन व्यक्तियों पर नहीं लागू होंगे जो साधारण होंगे। किन पर लागू होगा? जो राजद्रोह या देशद्रोह पर। तो आज वर्तमान देखा जाता है कौन सा लागू है? एनएसए, आपने नाम सुना होगा, डलसा, नलसा, ये हम किसी दिन बात करेंगे। नलसा और डलसा क्या है, ये सारी चीजें लाई गई। तो इस समय भी क्या लागू है? एनएसए। आपने देखा होगा कि हरेश यूपी को का, मको का, एमपी को का सुनते होंगे। ये क्या है? ये राजद्रोह देशद्रोह के केस में। लेकिन इनके लिए भी कंडीशन बताई गई है कि ऐसे व्यक्ति जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते, नजरबंद नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कोर्ट के थ्रू परमिशन लेनी पड़ती है। और कोर्ट क्या करता है? एक बेंच बिठाता है। बेंच बिठाने के बाद अगर उसको लगता है कि इसकी समय सीमा बढ़ानी चाहिए, तभी जाकर उसको डिटेन किया जाता है।
तो ये आज का आपका फंडामेंटल राइट था, इसका नाम है राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आज हमने 19, 20, 21, 22 पढ़े और 22 के अंतर्गत सारे वाद पढ़ाए गए और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई समझाई। अगर दोस्तों आज आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और जो न्यू जोड़ा करें, जो नए स्टूडेंट दोस्त जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। धन्यवाद।